हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए है और इसमें हमारी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट 3 चल रही है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे कि हमें पता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, यानी इसमें 3 पार्ट्स दिए गए हुए हैं। यूनिट 3 हमारी काफ़ी बड़ी है, तो इसमें हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ लिया था, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम हमारा चल रहा है और फिर पढ़ेंगे हम रमन स्पेक्ट्रम। तो हम क्या पढ़ रहे थे, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के अंदर हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा था। हार्मोनिक ऑसिलेटर ये था, पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें क्या था, ये क्या करता है, हुक्स लॉ को क्या करता है, ये हुक्स लॉ को फॉलो करता है। मीन जो हमारा ये है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के, ये तो पढ़ा था। तो इसमें हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एफ बराबर माइनस ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें के क्या है, के है फोर्स कांस्टेंट, के है हमारा इसमें फोर्स कांस्टेंट। आज हमारा ये टॉपिक नहीं है, आज हमारा टॉपिक है एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। पर आज हम थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में। फिर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है हमें जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो हमने ये तो पढ़ा था, जो हमारे हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो हुक्स लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं। मीन्स एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल एक्स के, डेल्टा एक्स के, और एफ इजिकल टू माइनस के एक्स। यहाँ इसे हम ऐसे लिखते हैं। तो इसमें क्या है, ये जो साइन बता रहा है कि एफ की डायरेक्शन व डेल एक्स की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, ये जो साइन माइनस का साइन लगाया है, ये बता क्या रहा है, जो हमारा एफ है और हमारा क्या है डेल्टा एक्स है, वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ये चीज बता रहा है। फिर हमने इस हुक्स लॉ को यूज करते हुए क्या निकाली थी, जो निकाली थी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ही तो पढ़ा था। तो इसको हुक्स लॉ को क्या करते हुए, हुक्स लॉ को यूज करते हुए हमने क्या निकाली थी, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। एसएचओ की वाइब्रेशनल एनर्जी निकाली थी। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्या निकाली थी, वाइब्रेशनल एनर्जी निकाली थी। ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जी निकाली थी। वो हमारी क्या आई थी, ईवी इजकल टू हाफ, ईवी इजकल टू हाफ, सॉरी ईवी इजकल टू वी प्लस हाफ एच न्यू। यही तो आई थी, ये हमारी क्या आई थी, ये हमने वाइब्रेशनल एनर्जी निकाली थी हुक्स लॉ को यूज करते हुए। इसमें हमने क्या किया था, इसमें फिर हमने बाद में इनमें एनर्जी लेवल्स की बात की थी। एनर्जी लेवल्स की क्या की थी, इसमें डिफरेंस क्या, एनर्जी लेवल्स की बात की थी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा था, जो एनर्जी लेवल्स है, ये वाला हमने डायग्राम बनाया था, आपको याद हो, ये बनाया था। इसमें v इक्वल टू 0, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसी तो था, याद हो तो इसमें हमने क्या किया, इसमें क्या है, इसमें क्या बताया था, ये जो एनर्जी लेवल्स के बीच जो ये डिफरेंस है, ये जो गैप है वो कितना है, वो बराबर है, समान है, इक्वल है। ये एच न्यू है, ये जो क्या है, इक्वल है, कांस्टेंट है, क्या बराबर है। इन दोनों के बीच जो गैप है वो बराबर है, इन दोनों के जो बीच गैप है वो बराबर है, इन दोनों के बीच जो गैप है वो बराबर है। ये इतना हमने पढ़ा था किसमें, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर याद हो, ये हमने निकाल के देखे थे, यहाँ ये गैप, एनर्जी गैप, इसका हाफ न्यू नोट बार आया था, और इसका आया था 3/2 न्यू बार नोट। ठीक है, ये तो आया था। इसकी यहाँ फिर 5/2, फिर यहाँ 7/2। तो आप देख रहे हो इनके बीच जो गैप आया, ये एनर्जी लेवल्स के बीच जो डिफरेंस है, ये इसमें भी 2 का गैप है। ठीक है,
तो 3/2 माइनस 1/2 करोगे तो 2/2, इसमें इतना गैप है। अब 5/3 माइनस 5/2 माइनस 3/2 करोगे तो 5 माइनस 3 में से तो 2/2 तो कितना 1, तो सब में कितना आ गया एनर्जी गैप 1 तो हमें क्या है इसमें जो एनर्जी गैप है, जो एनर्जी डिफरेंस है क्या है, इक्वल है। इसमें है ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। बात करेंगे हम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की। पहले हम थोड़ा सा किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में। इसमें क्या बताया था, ये हुक्स लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, और इसमें एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा एक्स के, तो एफ इजिकल टू माइनस के एक्स लिख सकते हैं। इसमें जो हमारा माइनस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारा एफ है और डेल्टा एक्स है वो क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और जो ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमने वाइब्रेशनल एनर्जी निकाली थी, वो निकाली थी EV इजिकल टू V प्लस हाफ एच न्यू। तो इसमें क्या बताया था, जो हमारा एनर्जी लेवल के जो ये गैप है, डिफरेंट है, ये कितना होते हैं, इक्वल होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, और ये हमारा इसमें जो हमने क्या पढ़ा था, सिलेक्शन रूल, उसमें +1 आना चाहिए इनका डिफरेंस, डेल्टा V का जो डिफरेंस है ±1 आना चाहिए। इतना ही तो पढ़ा था हमने ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर में। जो पिछले वाली वीडियो समझ में नहीं आई हो तो यहाँ समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने दोबारा बताया। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये चीज हमने क्या करी थी, पढ़ी थी। अब आगे देखो, इसमें अब इतना हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं किस पे, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर पे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एन, जो कि आज हमारा मेन टॉपिक है, क्या, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो जो हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर था उसमें कुछ कमियां रह गई थी। ठीक है, कमियां क्या रह गई थी, जो हमारे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो एनर्जी गैप है ये इक्वल है, लेकिन इसमें कुछ जो है, कुछ एनर्जी गैप है ये इक्वल है, लेकिन कुछ इसमें कुछ कमी है। जैसे कि हम वास्तव में हमने जो बॉन्ड लेंथ व एनर्जी के बीच में जो ग्राफ खींचा है, इसमें यह कहा गया कि ये जो हमने ये वाला ही है, ये जो हमने एनर्जी, यहाँ ये पोटेंशियल एनर्जी जो थी या एनर्जी थी, और ये बॉन्ड लेंथ थी हमारी, ऐसे। तो इनके बीच जो ग्राफ खींचा उसमें क्या बताया गया, हम बात कर रहे हैं एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में। और जो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर में तो उसमें तो बताया कि एनर्जी गैप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, समान होते हैं। लेकिन हमारे हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या बताया, जैसे जैसे जो हमारा ये वाइब्रेशनल एनर्जी है, इनकी जो ये वैल्यू है इंक्रीज होती जाती है, 0 1 2 3, ये जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे वैसे जो हमारे जो ये एनर्जी गैप है, ये डिफरेंस है, इनके बीच जो है गैप है, ये क्या होता चला जाता है, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये हमारा क्या है एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये समझ में आया। जो हमारा एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसमें ये बताया, ये जो हमारा ये एनर्जी और जो बॉन्ड लेंथ के बीच हमने जो ये वाला ग्राफ खींचा, इसमें जो V की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है, इंक्रीज होती है, जैसे 0 1 2 3, ठीक है, वैसे वैसे जो इनका एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। किसके लिए, हायर वैल्यूज के लिए। लेकिन अगर लोअर वैल्यूज है, लोअर वैल्यूज के लिए हार्मोनिक ऑसिलेटर और सिंपल ऑसिलेटर सेम ही होता है। लेकिन जैसे जैसे इसकी आगे लोअर से हायर में क्या होता चला जाता है, ये नंबर वी के क्या बढ़ते जाते हैं, ये वी की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। हायर स्टेट के लिए है ये चीज। लोअर में हार्मोनिक और सिंपल हार्मोनिक एंड हार्मोनिक जो है सेम है। लेकिन हाई लेवल में क्या होता है, जैसे जैसे हाई होती है, हाई लेवल की बात करें आगे बताऊंगी हाई लेवल कौन सा है, लो लेवल कौन सा है, तो हम इसे और अच्छे से समझ लेंगे। लेकिन अभी इतना ही समझो, जो लोअर ये वैल्यू है उनके लिए एन हार्मोनिक ऑसिलेटर और हार्मोनिक ऑसिलेटर सेम होती है एनर्जी गैप। बट जब ये जैसे जैसे बढ़ता जाता है
हायर लेवल के लिए ही ये रूल क्या है, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या हो जाती है, इनकी जो डिफरेंस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इन एनर्जी लेवल्स का जो गैप है वो कम होता चला जाता है। ये इतनी सी बात कही है एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में। क्लियर? अब आगे देखो। ठीक है, क्लियर? क्या पढ़ा एक बार और बता देती हूँ, जो समझ में ना आया हो। जो हमारे एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के बीच जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में, तो हमने देखा था ये जैसे जैसे इसकी वैल्यू v की इंक्रीज हो रही है तो इनके एनर्जी गैप क्या हो रहते हैं, ये इक्वल रहते हैं। किसमें? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में। इसमें क्या है, इसमें जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता चला जाता है, इनका जो एनर्जी गैप है वो कम होता चला जाता है। और ये बात जो है ये हायर लेवल के लिए कही गई है। लोअर लेवल के लिए सेम वही सिचुएशन है जो हमारे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में है। अब तो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, हायर लेवल में जैसे जैसे हमारे एच न्यू की वैल्यू क्या है, एच न्यू नहीं रहती, उससे कम हो जाती है जैसे जैसे हमारी वी की वैल्यू बढ़ती है। ये क्या था, हमारा सिंपल एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी, इसके लिए एक नया मॉडल काम में लिया गया। ठीक है, इनके बीच जो ये गैप हमने देखा कम होती जा रही है, तो इनके लिए क्या किया गया, एक मॉडल काम में लिया गया। उस मॉडल को ही क्या कहा गया, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, आगे देखो। अब देखो जो इसमें जैसे जैसे इसमें v की वैल्यू बढ़ती है और इसकी क्या एनर्जी गैप कम होता है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, क्यों होती है। ठीक है, क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये है कि हायर एनर्जी लेवल्स के ऊपर जो हमारे हायर एनर्जी लेवल्स हैं, हायर एनर्जी लेवल्स के ऊपर मॉलिक्यूल्स, हायर एनर्जी के ऊपर मॉलिक्यूल्स के दोनों एटम्स के बीच की डिस्टेंस, जो हमारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है दोनों एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको आर माना था ना, जो डिस्टेंस है। ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच की डिस्टेंस आर, जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ी तो फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। क्या नहीं होता, फोर्स के डायरेक्टली, जो हमारा फोर्स है एफ है, डिस्प्लेसमेंट के क्या नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। ठीक है, जब ये प्रोपोर्शनल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये हुक्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, हुक्स लॉ फॉलो नहीं करेगा और इस फोर्स की जो वैल्यू है जीरो हो जाती है। जो ये फोर्स है इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। मींस डिस्प्लेसमेंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा तो फोर्स जो है वो क्या नहीं करेगा, हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा और इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल। किसकी, एफ की, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल। इसमें एनर्जी का गैप सबसे पहले, जो इसमें एनर्जी गैप का जो सबसे पहले डिफाइंड किया था, जो ये हमारे एनर्जी गैप है ना, इसको सबसे पहले डिफाइंड किसने किया था, इसको सबसे पहले डिफाइंड किया था पीएम मोर्स ने। ठीक है, किसने किया था, पीएम मोर्स ने। ठीक है, ये जो इसके बीच एनर्जी गैप है वो सबसे पहले जो डिफाइन किया था, एनर्जी गैप का डिफाइन करने के लिए एक एक्सपोनेंशियल दिया था। जो एक्सपोनेंशियल दिया था वो सबसे पहले काम में लिया था, वो सबसे पहले किसने दिया था, पीएम मोर्स ने। ठीक है, और एनर्जी गैप को डिफाइन करने के लिए एक एक्सपोनेंशियल काम में लिया और जिसको पोटेंशियल एनर्जी क्या कहा गया, पोटेंशियल एनर्जी कहा गया। ठीक है, और इस पोटेंशियल एनर्जी को सबसे पहले किसने निकाला, मोर्स ने। ठीक है, मोर्स ने निकाला, तो इसीलिए इस एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहा गया, मोर्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी हम समझ लेते हैं फिर लिख लेंगे। तो क्या है ये निकाला V = D1 - E B इक्विलिब्रियम B R री इक्विलिब्रियम
माइनस आर स्क्वायर। ये दिया गया कि पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ V जो है ये हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का है गई। तो इसमें क्या बताया इसने, V इक्वल टू D1 माइनस ई बी री इक्विलिब्रियम माइनस आर स्क्वायर। तो इसमें जो हमारा D है वो है डिसोसिएशन एनर्जी। हम लिखेंगे, ऐसी बात है नहीं लिखेंगे, लिखेंगे भी, पर पहले थोड़ा सा समझ लेंगे, समझने के बाद क्या कर लेंगे हम, लिख लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारा डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, ये क्या हमारा D डिसोसिएशन एनर्जी। और जो हमारा B है, इसमें B क्या है हमारा, कांस्टेंट है। B क्या है हमारा है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो और इसमें हमारा ये क्या है, इक्विलिब्रियम है। जो हमारी उसके बीच की दूरी थी ये है इक्विलिब्रियम। ये लिखने की जरूरत नहीं है, पर इनका हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ये B जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट है, जो मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक क्या मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, जो बॉन्ड के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करती है, हमारी बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर। इस पोटेंशियल एनर्जी को किसे, इस पोटेंशियल एनर्जी को का यूज करते हुए एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया। ये वाला जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का यूज करते हुए एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व किया गया, और उसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करते हुए जो वाइब्रेशनल एनर्जी निकल के आई उसकी वैल्यू है। ठीक है, इसको सोल्व करते हुए क्या, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करते हुए क्या निकाली गई, एक इक्वेशन निकाली गई। तो वो इक्वेशन क्या थी, तो इधर देख लो, समझ लो, लिख लेंगे बाद में। तो ये देखो क्या थी, EV प्लस हाफ एच न्यू। ये हमारी अगर याद हो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में थी, है ना। तो इसमें ये माइनस V प्लस हाफ स्क्वायर एच न्यू और A, ये क्या है हमारा एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। इतनी चीज समझ में आए, समझ में ना आए तो वीडियो रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें आगे लिख लेंगे अब हम इसके बारे में थोड़ा सा, जब लिख लेंगे फिर थोड़ा सा और समझेंगे इसमें। इस वाले टॉपिक को एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के को हम आज ही फिनिश करेंगे, फिर कल हम जब पढ़ेंगे इसके बाद रमन स्पेक्ट्रम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर हमारी 3rd यूनिट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, और 4th यूनिट क्या है हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, इसके बारे में लिख लेंगे, फिर थोड़ा सा और समझेंगे, फिर और लिख लेंगे। ठीक है, अब लिख लो। तो अब इसमें देखो हमें लिखना क्या है, लिखना वही है जो हमने पूरा समझा शुरू से लेके एंड तक। तो ये वही हिस्ट्री लिखी हुई है, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। वी नो दैट द सिंपल हार्मोनिक oscillator is related to lowest vibrational energy level, whereas an harmonic oscillator is related to higher vibrational level. In this model, it was told that this energy gap is low above the higher energy vibrational. The distance between the two atoms of the molecules is increased very much, which means the displacement is high than the force constant will not follow Hooke's law, and
its value will be equal to 0. This energy gap was first time given by PM Morse. He used exponential to define this energy gap, which is called potential energy V. This potential energy was given by Morse, hence it is called Morse potential energy. ठीक है, समझ तो लिया था हमने, ये बस बाकी लिखा है, एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसमें क्या समझाता हमने, जो हमारा एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसमें जो हमने एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के बीच जो ग्राफ खींचा था, उसके बीच में जो एनर्जी गैप्स थे, वे एनर्जी गैप्स हैं, उसमें जो एनर्जी लेवल है उनकी वी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है, उनकी जो वो है गैप की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, वो कम होती चली जाती है। ये चीज़ हायर लेवल के लिए थी, लोअर लेवल में और सेम लोअर लेवल में कोई चेंज नहीं होता। जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में पढ़ा था हमने कि उनके एनर्जी गैप सेम होते हैं, तो वही चीज़ हमारी एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए यूज होगी लोअर एनर्जी लेवल के लिए। लेकिन हायर एनर्जी लेवल में क्या हो जाएगा, उनका जो एनर्जी गैप का डिस्टेंस है वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, क्यों? द हायर एनर्जी द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, जो टू एटम्स के बीच जो डिस्टेंस है, द मॉलिक्यूल की जो डिस्टेंस है दो एटम के बीच में, आर इंक्रीज वेरी मच। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, किससे, फोर्स कांस्टेंट से। तो क्या हो जाएगा, ये क्या नहीं करेगा, फिर हुक्स लॉ को क्या नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा, और इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, फोर्स की, एफ की 0 के इक्वल हो जाएगी। दिस एनर्जी गैप, जो एनर्जी गैप जो वो निकालने की जो डिस्टेंस की जो सबसे पहले किसने दी थी, पीएम मोर्स ने दी थी। तो इसे इसके लिए उसने क्या दिया, एक एक्सपोनेंशियल क्या करा, डिफाइंड किया इस एनर्जी गैप के लिए, वो क्या कहलाया, पोटेंशियल एनर्जी वी। और यह पोटेंशियल एनर्जी किसके द्वारा दी गई, मोर्स के, इसीलिए इसको क्या कहा गया, मोर्स पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसमें आगे लिखना है, यूजिंग दिस पोटेंशियल एनर्जी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर वाज सोल्व। द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय सोल्विंग दिस इक्वेशन इज मोर्स पोटेंशियल एनर्जी। क्या आई थी, V इक्वल टू डी 1 माइनस ई बी आर इक्विलिब्रियम माइनस आर स्क्वायर। तो इसमें डी क्या था हमारा, डिसोसिएशन एनर्जी। तो क्या आई थी हमारी इक्वेशन, ई वी इजकल टू वी प्लस हाफ एच न्यू माइनस वी प्लस हाफ स्क्वायर एच न्यू ए। ठीक है, ये स्टार्टिंग में हमने समझ लिया था। इसको क्या बोलते हैं हम, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्लियर, अब एक बार इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद सिलेक्शन रूल समझते हैं और फिर सिलेक्शन रूल को क्या करते हैं, लिखते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे देखो सिलेक्शन रूल, पहले हम समझ लेंगे फिर लिख लेंगे। सिलेक्शन रूल हमें याद हो, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो हमने पढ़ा था, जो इनके बीच का डिफरेंस होना चाहिए वो क्या इतना होना चाहिए, ±1। ठीक है, जब एब्जॉर्वेशन होगा, एब्जॉर्वेशन के टाइम कितना होना चाहिए, +1, और फिर इमिशन के टाइम कितना होना चाहिए, -1। ठीक है, यही तो था सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में। जो हमारा अब एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो रूल है, सिलेक्शन रूल है, वो क्या कहता है, जो हमारा डेल वी है उसमें +-1, +-2, +-3, +-4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मीन जब ट्रांजिशन आपके, एक तरह से देखो, अगर हमारा ट्रांजिशन हो रहा है 0 से 1 में,
यानी हमारा ट्रांजिशन हो रहा है 0 से 1 में। ठीक है, जब हमारा ट्रांजिशन 0 से 1 में होगा, इसको क्या बोलते हैं हम? फंडामेंटल बैंड। क्या बोलते हैं हम इसको? फंडामेंटल। पहले से समझो इतना फंडामेंटल बैंड क्या है क्या नहीं, वो भी हमें समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, अब हमें पता चल रहा है इसमें क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है जीरो लेवल से 1 लेवल में। ठीक है, यानी लो से हाई में हो रहा है, ऐसे ट्रांजिशन हो रहा है लो से हाई में। तो क्या होगा, इस टाइम जो पीक्स आती हैं, ठीक है, इस टाइम जो पीक्स आती हैं जब 0 से 1 में क्या होगा, ट्रांजिशन होगा, तो इस टाइम जो पीक्स आती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो फंडामेंटल पीक्स या और क्या कहलाती है? फंडामेंटल बैंड। क्लियर? जब हमारा ट्रांजिशन 0 से 1 हो रहा होगा तो इस टाइम जो पीक्स आती है उन पीक्स को हम फंडामेंटल पीक्स या फंडामेंटल बैंड कहते हैं। इतनी बात क्लियर? और ये पीक्स कब कब आएंगी? ये पीक्स कब कब आएंगी? ये पीक्स रूम टेम्परेचर पर आएंगी। ठीक है, कब कब आएंगी ये पीक्स? रूम टेम्परेचर पर आएंगी, रूम टेम्परेचर। ठीक है, कब कब आएंगी? रूम टेम्परेचर पर आएगी। क्यों आएगी रूम टेम्परेचर पर? क्योंकि रूम टेम्परेचर पर क्यों आएंगे रूम टेम्परेचर पर? क्योंकि रूम टेम्परेचर पर कोई भी मॉलिक्यूल है वो क्या होता है? लो एनर्जी लेवल पर होता है। ठीक है, ये पीक जो आएंगी ज़्यादा रूम टेम्परेचर पर आएगी। और रूम टेम्परेचर पर क्यों आएगी? क्योंकि रूम टेम्परेचर पर जो मॉलिक्यूल है वो क्या होता है? सबसे लो जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर इनका जो लो एनर्जी लेवल होता है वो सबसे कम किस में होता है? रूम टेम्परेचर पर होता है। इनका मॉलिक्यूल का जो एनर्जी लेवल होता है जो लो होता है वो मॉलिक्यूल का, एक सेकंड दोबारा समझो, जो मॉलिक्यूल का जो लो एनर्जी लेवल होती है, मॉलिक्यूल की जो लो एनर्जी लेवल होती है वो रूम टेम्परेचर पर होती है। ठीक है, जो एनर्जी उनकी लो होती है वो रूम टेम्परेचर पर होती है सबसे कम। ठीक है, इतनी बात क्लियर? तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे जब लो एनर्जी लेवल्स रहेगा। जब ये मॉलिक्यूल ये लो एनर्जी लेवल्स में रहेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा रहेंगे। जब मॉलिक्यूल्स ज़्यादा रहेंगे तो पॉपुलेशन लोअर एनर्जी लेवल्स में ज़्यादा होंगे। तो इस पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इस बैंड की इंटेंसिटी क्या होगी? इस बैंड की इंटेंसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, इंटेंसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी जो डिपेंड करती है वो पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, इंटेंसिटी जो है वो पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वहाँ पर प्रेजेंट होंगे उस स्पेक्ट्रा की इंटेंसिटी जो है, उस स्पेक्ट्रा की इंटेंसिटी उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो 0 से 1 में, तो 0 से 1 में जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। और इस पीक्स को क्या कहा जाएगा? फंडामेंटल पीक्स या फंडामेंटल बैंड। क्लियर? जब वो जीरो वाइब्रेशन लेवल से, जब वो जीरो वाइब्रेशन लेवल से 1 में ट्रांजिशन करता है तो इस टाइम क्या कहलाता है? ये फंडामेंटल बॉन्ड। क्या कहलाता है? फंडामेंटल बॉन्ड। जब जीरो वाइब्रेशन लेवल से 1 वाले वाइब्रेशन लेवल पर ट्रांजिशन होते हैं तो फंडामेंटल बैंड कहलाते हैं। ठीक है, इस बैंड की इंटेंसिटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। जब हम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये भी क्या हो सकता है? जब ये ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इसमें इतनी बात है। ठीक है, अब आगे देखो। अब हम बात करें
जो हमारा ये ट्रांजिशन जो होगा, इधर ही लिख दूँ, हाँ इधर ही लिख दूँ, लिख लेंगे बाद में, पहले हम समझेंगे। जो हमारा ट्रांजिशन होगा डेल्टा वी से, सॉरी 0 से 2 में होगा, जो हमारा ट्रांजिशन 0 से 2 में होगा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट, ये जो हमारा फर्स्ट होगा इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम ओवरटोन बैंड। क्या बोलेंगे हम इसको, जब ये 0 से 2 में क्या करेंगे ट्रांजिशन, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ओवरटोन बैंड, ठीक है। जब ट्रांजिशन 0 से 2 में होगा तो क्या हो जाएगा, ओवरटोन बैंड, फर्स्ट ओवरटोन बैंड। अगर ये हमारा, ठीक है, 0 से 3 में क्या करेगा ट्रांजिशन, तो सेकंड, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकंड ओवरटोन बैंड। तो इसको क्या बोलेंगे, सेकंड ओवरटोन बैंड, सेकंड ओवरटोन बैंड। अगर ये किससे 0 से 4 में ट्रांजिशन करेगा तो इसको बोलेंगे थर्ड ओवरटोन बैंड। क्लियर, ये क्या हो जाएगा, थर्ड। तो इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं है कि 1 से 2 में जाएगा, 2 से 3 में जाएगा, 0 से 1 में भी, 0 से 2, 0 से 3, 0 से 4, 0 से 5, ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे ट्रांजिशन हो जाएगा किसमें, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में। क्लियर इतनी बात। अब आगे देखो, अब बात करें यदि आपका मॉलिक्यूल, ठीक है, अब बात करें यदि आपका मॉलिक्यूल, इधर लिख देती हूँ, बात करें अगर आपका मॉलिक्यूल हायर टेम्परेचर, ठीक है, हायर टेम्परेचर यानी वाइब्रेशनल एनर्जी अगर V इक्वल टू 1, हायर टेम्परेचर पर क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन होंगे वो, यहाँ पर जो ट्रांजिशन होंगे वो 1 से 2 में भी हो सकते हैं, 1 से 3 में भी, 1 से 4 में भी, 1 से 5 में भी, ठीक है, किसी में भी क्या हो सकता है, ट्रांजिशन हो सकते हैं। तो इन ट्रांजिशन को क्या कहते हैं हम, हॉट बैंड, ठीक है, इन ट्रांजिशन को क्या कहा जाता है, हॉट बैंड। इतनी चीज क्लियर, ठीक है। इसमें क्या है, जब 0 से 1 में ट्रांजिशन होगा तो इसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल बैंड। 0 से 1 में लोअर एनर्जी में क्या होगा, ट्रांजिशन होगा, तो उसको फंडामेंटल बैंड बोलेंगे। अगर 0 से 1 में होगा, 0 से 2 में होगा, 0 से 3 में होगा, अगर 0 से 2 में होगा, सॉरी 0 से 1 में होगा तो फंडामेंटल, अगर 0 से 2 में होगा तो फर्स्ट रूम टेम्परेचर ओवरटोन बैंड। जो 0 से, ये क्या, ये जो 0 से, देखो 0 से अगर 1 में होगा तो फंडामेंटल, और जो 0 से 2 में होगा तो फर्स्ट ओवरटोन बैंड कहलाएगा, 0 से 3 में तो सेकंड ओवरटोन बैंड कहलाएगा, 0 से 4 में तो थर्ड ओवरटोन बैंड कहलाएगा। अगर हमारा हायर लेवल पर ट्रांजिशन हो रहा है, मीन V इक्वल टू 1 यानी हायर से 1 से 2 में भी हो सकता है, 1 से 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, तो ये क्या कहलाएंगे हमें, ट्रांजिशन हॉट बैंड। क्लियर, इतनी चीज समझ में आ गई। फिर हम लिख लेंगे, अगर इतनी चीज समझ में आ गई हो तो, इतनी चीज समझ में आ गई हो तो हम क्या कर लेंगे, ये ओवरटोन बैंड कब मिलते हैं, ये वाले ओवरटोन बैंड हमें कब मिलते हैं, जब डेल V जो है ग्रेटर देन हो किससे, 1 से। जब डेल V ग्रेटर देन हो 1 से ये हॉट बैंड हमें कब मिलते हैं, ठीक है। और जो हमारा फंडामेंटल, सॉरी जो हमारा हॉट बैंड है वो कब मिलता है, जब हमारा डेल्टा V क्या हो, इक्वल टू हो 1 के, ठीक है। अब हमारे इसमें कितने बैंड थे, 3 बैंड थे। जो 0 से 1 में ट्रांजिशन तो फंडामेंटल बैंड, ये कब मिलते हैं, जब डेल V +1 हो, और जब हमारा ट्रांजिशन 0 से 2 में होगा तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा ओवरटोन बैंड, और 0 से 3 में होगा सेकंड होगा ओवरटोन बैंड, फोर्थ 0 से 4 में करेगा तो थर्ड ओवरटोन बैंड। ये कब मिलते हैं, जब डेल्टा V ग्रेटर देन हो किससे, 1 से। और जो हमारे हॉट बैंड है वो कब मिलते हैं, जब हायर ट्रांजिशन होता है, 1 से 2 में, 3 में, 4 में, किसी में भी हो सकता है। तो ये कब मिलते हैं, जब डेल्टा V इक्वल टू हो 1 के। क्लियर, इतनी चीज क्लियर होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब लिख लेते हैं, तो ये सिलेक्शन रूल के बारे में हम लिख लेते हैं। द ट्रांजिशन इन्वॉल्व डेल V greater than 1 are less possible
at room temperature the vibration energy level is lowest and large number of transition occur in this region. The energy change the frequency of lines from different transition, that is V is equal to 0 to V1, V0 to V2, V0 to V3 दस दा। ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारी द लाइन अपीयरिंग ड्यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम V 0 से क्या 1 में हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फंडामेंटल बैंड। ठीक है, BAND बैंड। जो द लाइन अपीयरिंग ड्यू टू ट्रांजिशन जो 0 से 2, तो इज नोन एज फर्स्ट ओवरटोन बैंड। ठीक है, द लाइन अपीयरिंग, ये अपीयरिंग है मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ड्यू टू ये ट्रांजिशन है शॉर्ट में लिख दिया 0 to 3, अगर 0 से 3 पे हो रहा है तो इज नोन एज सेकेंड ओवरटोन बैंड। अगर 0 से 4 पे होगा तो उसे क्या बोल देंगे, थर्ड ओवरटोन बैंड। ऐसी सच ट्रांजिशन फ्रॉम V is equal to 1 level to higher energy levels produced spectral lines which are known as hot band। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में जो हमारे ये एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के बीच जो ये ग्राफ है, इसमें जो ये इसमें जो क्या है एनर्जी गैप है, इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, V की वैल्यू के साथ साथ क्या होता चला जाएगा, V की वैल्यू जैसे बढ़ती जा रही है तो इनका गैप क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। ये क्या था हमारा एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसमें क्या दिया था, एक एक्सपोनेंशियल दिया था, यूज किया था, तो वो किसने किया था फर्स्ट टाइम यूज, PM मोर्स ने। किसने किया था, PM मोर्स ने। तो उसने एक क्या दिया, पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या दिया, एक फॉर्मूला दिया, तो वो था हमारा V इज इक्वल टू ये था, ये हमारा D क्या है इसमें, डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, ये तो पढ़ा था आज हमने। और इसके लिए जो वाइब्रेशनल एनर्जी थी वो क्या दी थी, V प्लस हाफ H न्यू माइनस V प्लस हाफ का होल स्क्वायर H न्यू A। इसमें जो A है वो क्या है, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। क्लियर, इतना पढ़ लिया था। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल में क्या बताया था, जो ट्रांजिशन होंगे इसमें हमारा जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर था उसमें तो +1 माइनस क्या आनी चाहिए, इसकी वैल्यू आनी चाहिए। इसमें कुछ भी हो सकता है, +-1। जो ट्रांजिशन होंगे +-2 +-3 एंड सो ऑन, ऐसे होते चले जाएंगे। जो हमारा ट्रांजिशन जो होगा वो 0 से 1 में होगा तो वो क्या कहलाएंगे, फंडामेंटल। फंडामेंटल बैंड कहलाएंगे। और जो 0 से 2 में होंगे वो सेकंड ओवरटोन बैंड। जो 0 से 3 में होंगे वो थर्ड ओवरटोन बैंड। जो 4 में होंगे, सॉरी थर्ड नहीं सेकंड, जो 4 में होंगे वो थर्ड ओवरटोन बैंड। ये तो था। और जो हमारे क्या होंगे, 1 से 2 में होंगे, ये हायर ट्रांजिशन होंगे। 1 से 2 में भी हो सकता है, 1 से 3 में हो सकता है, 1 से 4 में हो सकता है। ये हमारे क्या थे, हॉट बैंड। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, ये पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा जो है वाइब्रेशनल एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर का टॉपिक क्या हो गया, आज कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार ध्यान से देखो तो क्लियर हो ही जाएगा, ये इतना हार्ड नहीं है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।